जूनियर से सीनियर हुआ मैं, तो आईजी से ही मेरा जो जर्नी था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। राज्य पुरस्कार भी मिला था। तो ग्रुप में आते हैं, एक सर परफॉर्मेंस करते हैं हमारे सामने लाइव, तो उसी को यात्रा बोलते हैं। उड़ीसा के कल्चर में सबसे पहले आते हैं हमारे जगन्नाथ जी। Jai Hind everyone, welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets and for the cadets. Today we have guest from Odisha Directorate, Senior Under Officer Devashish Panda. He is representing Odisha Directorate in EBSB 1 2025 as a camp senior. Welcome sir, we are honored to have you here. Thank you so much. So sir, what initially inspired you to join NCC, and was there any special person or any movement that inspired you to do so? First of all, Jai Hind everyone, Jai Jagannath. I am from Odisha Directorate and now I am representing Odisha in EVSP 1, which is held on Delhi Directorate. सो एनसीसी ज्वाइन करने की इस पीछे बहुत ही कुछ रीज़न है, पर जब मैंने स्कूल लाइफ स्टार्ट किया था, तब 9th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल लाइफ में इन स्काउट गाइड था। जब मैंने स्काउट गाइड ज्वाइन किया था तो स्काउट गाइड में मुझे राज्य पुरस्कार भी मिला था। तब भी ना मेरे को एनसीसी के बारे में पता चला जब 15 अगस्त 26 होता है ना। तो स्कूल रैली करते हैं, एनसीसी का रैली भी होता है, स्कूल वगैरह रैली करते हैं। तभी मेरे को एनसीसी के बारे में थोड़ा बहुत पता था। पर जब मैंने +3 स्टार्ट किया, अपने स्टार्ट किया डिग्री, तो डिग्री स्टार्ट करने के बाद जब मैंने पहले दिन या दूसरा दिन ऐसे जब मैंने कॉलेज किया, तभी मेरे को ऐसा मतलब कुछ कैडेट्स जो ड्रिल कर रहे थे, कमांड दे रहे थे, ऐसे मुझको कुछ फील हुआ कि वहाँ पर कुछ तो अलग सा हो रहा है। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि ऐसे डिफेंस लाइन वगैरह ऐसा हो गया, तो मैंने उसके पीछे पता लगा कि भाई क्या हो रहा है। तो जब मैंने उसके पीछे गया कि देखा क्या हो रहा है, इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं, अभी उसके 2-4 दिन बाद ही हमारा कॉलेज में एनरोलमेंट होने वाला था एनसीसी का। तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा कि सीनियर, अपने एनसीसी में कैसे ज्वाइन करना होता है, क्या करना होता है। उन्होंने मुझे सारा प्रोसीजर बताया कि रिटिन होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल में ये चीज़ होता है। तो मैंने सारी चीज़ समझ लिया और जब एनरोलमेंट हुआ तो आया, एनरोलमेंट दिया, सिलेक्ट हुआ, एंड उसके बाद 3 साल हो गया एनसीसी के मेरे एक्सपीरियंस। So reflecting on your very first NCC camp, what significant lesson you learned from it and how it changed your life? अगर मैं अपनी फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ कैंप का, तो 2024 में हमारा CTC 1 कैंप हुआ था। तभी हमारे सीनियर्स ने हमको लेकर के गए थे कैंप में। Yes, sir. तो एज ए जूनियर कैंप में एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था कि लाइफ में पहली बार किसी भी कैंप अटेंड करना, अपने कमांडिंग ऑफिसर जो है, जो पीआई स्टाफ वगैरह है, उनके साथ मिलना जुलना। Yes, sir. और एक आर्मी के तरह एक लाइफ जीना, सुबह से पीटी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद ड्रिल, उसके बाद लंच। ये जो एक्सपीरियंस मतलब लाइफ में पहली बार जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया तो ये बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद जब कैंप लाइफ में मैंने तो पहली बार कभी कैंप नहीं किया था एनसीसी में। Yes, sir. जब मैंने फर्स्ट कैंप गया तभी मेरे को ऐसा लगा कि एक जो होता है पंक्चुअलिटी, टाइम मेंटेन, टाइम मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा था कि 5 बजे फॉल इन होना है। Yes, sir. तो 5 बजे से पहले हमको पहुंचना पड़ता था पीटी ग्राउंड में। तो टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हमारे एक जो बोलते हैं एक फैमिली भी क्रिएट हुआ आर्मर्ड फोर्स के साथ, जो पीआई स्टाफ वगैरह और कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके साथ एक फैमिली भी बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग हुआ। और उसके बाद हमारे सीनियर्स हमको डेली क्लासेस पे, जो हमको डेली बेसिस पे लर्न करते थे, उनके साथ हमें 10 दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक खाना पीना, उठना बैठना, ये सब टाइम स्पेंड करने के लिए मौका मिला। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। That's great, sir. सर जैसे आपने बताया कि आपने 7 कैंप किए हैं हाँ। इन लास्ट 3 इयर्स, तो सर आपका कौन सा ऐसा कैंप था जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था आपके लिए? अगर ट्रांसफॉर्मेटिव की बात करूं तो पिछले साल जब मैं सेकेंड ईयर पे था, Yes, sir. तब मैं आईजीसी गया था। हमारा जो आरडीसी का आईजीसी होता है। तो फर्स्ट हमारा बाटालियन पे सिलेक्शन होता है। बाटालियन पे बहुत सारे कॉलेजेस, जितने भी कॉलेज होते हैं बाटालियन के अंदर, कॉलेज आते हैं, और उनमें से हमको सिलेक्ट किया जाता है आईयूसी के लिए, इंटर यूनिट कंपटीशन। Yes, sir. और हम आईयूसी के लिए सिलेक्ट होने के बाद हम आईयूसी जाते हैं।
इसमें जो हमारा डिफरेंट ग्रुप्स होता है, यस डिफरेंट यूनिट्स होता है, इंटर यूनिट कंपटीशन। तो बहुत सारे यूनिट से बच्चे आते हैं, वहाँ पर इंटर यूनिट कंपटीशन होता है। तो इंटर यूनिट से जो सिलेक्ट होता है वो जाता है आईजीसी, इंटर ग्रुप कंपटीशन। जब हमने इंटर ग्रुप कंपटीशन अचीव किया कि मैंने सिलेक्ट हुआ इंटर ग्रुप कंपटीशन में, यस सर तभी डेली बेसिस पे हम जो ड्रिल करते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली एनसीसी क्लास में जो ड्रिल करते हैं, जो पीटी करते हैं, पर वहाँ का ड्रिल थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग आए थे, डीआई आए थे, ब्रिगेडर आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े पीए स्टाफ भी आए थे। तो वहाँ पर हमें जो सीखने को मौका मिला, बहुत सारे ड्रिल्स जो हम हमारे कॉलेज में भी नहीं करते थे, कॉलेज में भी पहले कभी नहीं किए थे। तो हमको बहुत सारी चीज़ ऐसे सीखने को, बहुत सारे कमांड भी हमें सीखने को मिला कि हाँ भाई ये कमांड ऐसे करते हैं, ये कमांड ऐसे करते हैं। तो कमांड का कार्रवाई भी हमें पता चला। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे थे जो मेरे को आईजीसी में ही पता चला, और आईजीसी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कैंप था। जो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर जूनियर से सीनियर हुआ हूँ मैं, तो आईजीसी से ही मेरा जो जर्नी था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ओके सर। सर आपने अभी बोला कि आपका आईजी से आरडीसी कैंप किया आपने, तो सर आपने क्या क्या चैलेंजेस वहाँ फेस किए? चैलेंजेस तो बहुत सारे, जैसे कि आईजीसी तो सीएटीसी के जैसा नहीं होता है, यस वहाँ सर पर थोड़ा सा अलग सा रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होता है। तो आईजीसी में आज पर हम आरडीसी के लिए सिलेक्ट होने के लिए गए थे। तो आरडीसी के लिए मैंने परफेक्ट ड्रिल चाहिए, तो परफेक्ट ड्रिल के लिए परफेक्ट मेहनत भी करना पड़ता है। यस तो सर मेहनत वाला काम था थोड़ा सा। तो अगर मैं दिल्ली रूटीन की बात करूँ तो सीएटीसी और आईजीसी के बीच में बहुत फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क था। फल वगैरह टाइम तो सेम ही था, पर अगर हम ड्रिल के लिए सिलेक्शन होते थे, अगर हमें परफेक्ट देना पड़ता था, तो मेहनत भी उतना ही करना पड़ता था आईजीसी के सीएटीसी के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा मेहनत था, और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, और बहुत ही मेमोरेबल था। बहुत सारे ग्रुप से लोग आए थे, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग भी बना, कोऑर्डिनेट भी बना। तो आईजीसी का एक्सपीरियंस अच्छा तो रहा, चैलेंजिंग था, पर एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल है। So, sir, how do you think Odisha culture is different from rest of India? अगर मैं उड़ीसा के कल्चर के बारे में बात करूं, तो उड़ीसा के कल्चर में सबसे पहले आते हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो सारा विश्व में फेमस है, ओवर अबाउट दी वर्ल्ड। तो अगर हम जगन्नाथ जी के बारे में बात करें, तो पहले हमारे जो चार धाम्स होते हैं, बद्रिकानाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम और पुरी, ये जो चार फेमस धाम होते हैं। Yes, sir. अपने द्वारिकानाथ कृष्ण जी भगवान को देखा है, वो अपने हाथ पर कैसे बांसुरी पकड़ा है। Yes, sir. अगर आप श्री राम जी को देखोगे, उन्होंने अपने हाथ पर धनुष और तीर पकड़ा है। Yes, sir. अगर आप जगन्नाथ जी को देखोगे, वो उन्होंने दोनों हाथ आपकी तरह किए हैं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे से मिलो, मेरे से जुलो, और मैं आपका हूँ, आप मेरे बन जाओ। Yes, हमारा sir. भगवान जी का ये खासियत है। हमारा भगवान जी सबको बुलाते हैं Yes, sir. कि आओ मेरे पास आओ और गले लग जाओ। गले लगने के लिए ही वो दोनों हाथ ऐसे आगे किए। आपको कभी ऐसे मन में आया कि भगवान जी का हाथ क्यों नहीं है? तो एक भक्त ने भगवान जी से मतलब ऐसे ही रूठ के बोला कि तेरा हाथ क्यों नहीं है? तो भक्त ने एक्सप्लेन कर रहा है कि भगवान जी ने एक्सप्लेन किए, अगर मेरा हाथ होता ना, तो मैं एक तो भक्त वत्सल हूँ। अगर Yes, कोई sir. मुझे प्यार से बुलाएगा ना, तो मैं उसके हाथ पकड़ के चला जाऊँगा। जी इसलिए सर। मैंने अपने हाथ नहीं रखा है। मैं यहीं पर रुकूंगा, आप मेरे पास आओ, आप मेरे से मिलो, मेरे से जुलो। अगर मैं सारे जगह घूमते रहूं, तो जो यहाँ पर आएंगे वो तो परेशान हो जाएंगे। जी सर। तो मैं कंस्टेंट हूँ, आप वेरिएबल हो, आप मेरे पास आओ और कंस्टेंट वेरिएबल को कंस्टेंट बनाओ। जी ये सर। हमारा जगन्नाथ जी का खासियत है। और अगर मैं पूरी टेम्पल के बारे में बात करूँ, यस सर। तो ये पूरी टेम्पल आई थिंक 272 फीट का है। 272 फीट के ऊपर जो झंडा लहराता है उसका, यह हवा का अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जी सर। ये है इसका खासियत। और इसके 250 फुट ऊपर किसी भी चिड़िया और किसी भी प्लेन ये नहीं जाता है। यस सर। ये एक है मिराकल। और उसके बाद सबसे विश्व का, अगर मैं सबसे बड़ा रसोई की बात करूँ, वो है जगन्नाथ जी का रसोई। 72
चूल्हा जलते हैं वहाँ पर डे। लाखों लोग के लिए वहाँ पर खाना बनाया जाता है। हर दिन लाखों लाखों लोग भी आते हैं, खाना बनता है। पर एक मिरेकल वहाँ पर ये भी हुआ है, वहाँ पर खाना कभी शॉर्टेज नहीं होता। आप जी सर। जितने लोग लाओ, 10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, 30 लाख लाओ, एक दिन में खाना कभी शॉर्ट नहीं होगा। उसके बाद और एक मिरेकल, अगर मैं उड़ीसा से आया हूँ, इतने लोग मुझे देख भी रहे हैं, तो मैं ये चीज़ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। यस सर। तो पहले हम अगर घर में कोई भी डिशेस बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले चूल्हा लगाते हैं, उसके बाद डिश रखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा खाना बनता है। तो जगन्नाथ जी के पास क्या होता है, उनके बाद ना डिशेस के ऊपर डिशेस बसते हैं। ऐसे 7 डिशेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैठा जाता है, ओके सर। और नीचे एक ही फ्लेम जलता है, एक ही फ्लेम, और ऊपर 7 बनता है डिशेस। आपको पता है क्या लगता है पहले कौन सा डिश होगा? जो सबसे नीचे है सर? नहीं, जो सबसे ऊपर होता है ना, वही पहला होता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में होता है। यह है जगन्नाथ जी का मिराकल। और अगर उड़ीसा के कल्चर के बारे में मैं बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है हमारे उड़ीसा में। सबसे पहले उड़ीसा का फेमस, आपको भी पता होगा, रसगुल्ला, यस जो सर। जगन्नाथ जी के पास प्रसाद लगाया जाता है, रसगुल्ला। जी सर। और उसके बाद उड़ीसा के कल्चर में अगर डांस फॉर्म के मैं बात करूं, जो हम ईवीएसबी कैंप में अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, हमारा ओडिसी है। ओडिसी हमारा फेमस डांस है, हमारा स्टेट का, हमारा उड़ीसा का। उसके बाद संबलपुरी डांस, जो संबलपुरी फेमस है। अगर हम कहीं बाहर स्टेट में भी जाते हैं, बाहर कंट्री में जाते हैं, तभी हमको सब लोग पूछते हैं, अच्छा आपका वहाँ का संबलपुरी डांस फेमस था ना, आप उड़ीसा से हो ना? तो कहीं ना कहीं संबलपुरी डांस भी हमारे उड़ीसा को बाहर कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करता है। यस सर। उसके बाद अगर मैं और भी हस्ततंत्र के बारे में बात करूँ, प्राचीन काल में जो भी हमारा युद्ध हो गया, अशोक हो गए, सम्राट हो गए, ये जो वगैरह थे, उनके बारे में भी उड़ीसा में बहुत सारे उन्होंने अपनी कीर्ति व्याख्या की है। अगर उड़ीसा के सन टेम्पल के बारे में हम बात करें, सन टेम्पल उड़ीसा का फेमस प्लेस है। सन टेम्पल हमारा जब सूर्य उदय होता है, सूर्य यस सर। उदय होता है, यस। तभी सूर्य का पहला किरण सन टेम्पल में ही पड़ता है, ऐसा कहावत है, और ये सच भी है। तो उसके बाद उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, जैसे कि हमारा भगवान जी जगन्नाथ जी के पास फिर आ जाते हैं। तो जब आप द्वारिका में द्वारिकानाथ को देखोगे या कृष्ण भगवान जी को देखोगे, ये लोग दिन में खाते हैं, दिन में भोग लगाया जाता है, दिन में सोते हैं और रात में भी सोते हैं, भजन कीर्तन किया जाता है। पर हमारे भगवान जी जगन्नाथ जी, ये जब रात में सोते हैं ना, इनको गीत गोविंद है, हमारा एक संग है जो Yes, sir. जयदेव गोस्वामी ने लिखा था। यस सर। तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद वो नृत्य के द्वारा जगन्नाथ जी के सामने पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि जगन्नाथ जी दिन भर सारे भक्तों से मिलते हैं, जुलते हैं, भक्तों के बात सुनते हैं। जो दिन भर का जो परेशानियाँ, जो थकान होता है, यस सर। और रात में इतना भाव विह्वल भगवान जी है, और रात में देख के सोते हैं, गीत गोविंद नाचना गाना देख के सोते हैं। और उसके बाद गीत गोविंद के बाद अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि अलग सा कोई भी कृष्ण भगवान जी हो गए या राम जी हो गए, आप डेली बेसिस पे अगर एक इंसान हो गया, हम क्या करते हैं, दिन में कोट सूट जैकेट सब पहनते हैं, यस सर। और रात में रिलैक्स होके कोई भी हल्का सा नाइट सूट पहन के सोते हैं। यस सर। पर जगन्नाथ भगवान जी दिन में हल्का सा जो पुष्प होता है, पत्र होता है, फूल होता है, दिन में हल्का सा आभूषण लेते हैं, पर रात में उनका राजवेश होता है, जी सर। बड़ वेश होता है, उनको सजाया जाता है, बहुत सारे फूलों से सजाया जाता है, बहुत सारे शुद्ध फूलों से उनको सजाया जाता है। जी तो एक भक्त ने भी ऐसा ही पूछा कि अच्छा, मैंने तो सारी जगह देख लिया कि जब एक इंसान डेली बेसिस पे सोने जाता है तो उसको तो नॉर्मल रहना चाहिए, जी तो सर। आपके जगन्नाथ जी ऐसा क्यों है? तब एक पुरी के ब्राह्मण, जो जगन्नाथ जी के पुरी पंडा है, उन्होंने जवाब दिया कि हमारा भगवान जी ना रात में वृंदावन जाते हैं लीला करने गोपियों के साथ, तो हम वो तो भाव विह्वल है ना, वो ऐसे ही उठ के चले जाएंगे, तो हम ना उनको सजाते हैं। जी वो सर। रास करने जाएंगे ना, तो हम उनको सजाते हैं कि जाओ भगवान जी, आप गोपियों के साथ रास करो। तो उसी के लिए हम उनको सजाते हैं, और उसके लिए उनको रात में ऐसे सजाया जाता है,
जो बड़ भेस होता है रास में ही होता है। तो ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा जगन्नाथ जी। अगर हम सारा विश्व में अगर हम प्राउडली बोलते हैं कि हम उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से हैं, तो दैट्स ऑल आर मतलब ऑल क्रेडिट्स आर गोज टू आवर जगन्नाथ जी, हमारा भगवान जी, हमारा सब कुछ। थैंक यू सर, दैट वाज टोटली ग्रेट टू नो अबाउट जगन्नाथ जी। तो सर EBSB 1 2025 दिल्ली में आप अपने उड़ीसा के कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? हाँ, उड़ीसा के कल्चर, अगर मैं उड़ीसा के कल्चर के बारे में अभी बात ही कर रहा था, तो हम ब्रीफली हमारे उड़ीसा के कल्चर को NIAP में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर NIAP को छोड़ के हम जो कल्चरल डांसेस होता है, कल्चरल सॉन्ग होता है, Yes, sir. हम कल्चरल डांस में ओडिसी रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा जो फेमस डांस है संबलपुरी डांस, Yes, sir. हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सॉन्ग की बात करूं तो सॉन्ग में हम संबलपुरी सॉन्ग ऐड करेंगे। Yes, और sir. हमारे उड़िया के भी एक सॉन्ग ऐड करेंगे, क्योंकि अलग जो दिल्ली डायरेक्टर को भी पता चले कि उड़िया में ऐसे भी सॉन्ग्स होते हैं, और एक अलग सा लैंग्वेज में एक अलग सा सॉन्ग सुनना ये भी अच्छा होता है। तो हम अपना फीलिंग्स को शेयर कर लेंगे, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उड़ीसा में ऐसे बहुत बहुत कल्चर होते हैं, जैसे कि NIP में मैं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मोनो एक्शन चैम्पियन रहा हूँ। और हमारे उड़िया में जात्रा शोज वगैरह भी होते हैं, पाला होता है, दासकाठिया होता है। हमारे उड़िया में बहुत सारे कल्चर है। अगर रिप्रेजेंट की बात करूँ, जो मेन कल्चर्स हैं हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर आपने अभी जैसे बोला जात्रा शो के बारे में, सो सर क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो जात्रा शो होता क्या है? यात्रा शो, अगर मैं यात्रा शो की बात करूँ तो आप अभी जो थिएटर में देख रहे हो मूवी, ये रिकॉर्डेड है, आप इसको जाके सिंपल टिकट खरीद के देख रहे हो। अगर यात्रा की बात करूँ तो वहाँ पर ये लाइव होता है। 25 या 30 कैरेक्टर्स होते हैं, एक बड़ा सा पेंडल होता है, बड़ा सा स्टेज होता है, वहाँ पर एक के बाद एक कैरेक्टर्स आते हैं, या एक साथ अगर ग्रुप रोल है तो ग्रुप में आते हैं, एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं हमारे सामने लाइव। तो उसी को यात्रा बोलते हैं। ओके और सर। यात्रा में सॉन्ग्स वगैरह भी अभी काफ़ी मॉडर्न हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी यात्रा में ऐड भी हो चुका है। उड़ीसा में बहुत सारे सॉन्ग भी हो चुका है, और काफ़ी अच्छे एक्टर भी आ चुके हैं यात्रा जगत में। तो अगर मोनो एक्शन की बात करूँ तो मोनो एक्शन यात्रा के एक अलग सा फॉर्मेट है। अगर मोनो एक्शन में बात करूँ, मोनो एक्शन को हम एक सिंगल पर्सन एक्ट करता है स्टेज शो में। तो मोनो एक्शन में आप अकेले जाते हो स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, और वहाँ पर डायलॉग डिलीवरी करते हैं हम। डायलॉग डिलीवरी जैसे कि कोई मूवी का हो गया, यस सर। कोई फिल्म का हो गया, यस सर। कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे कि कोई यात्रा भी होता है तो यात्रा की डायलॉग भी हम डिलीवरी करते हैं। यस सर। तो अकेले जाके बहुत सारे लोग बैठे होंगे वहाँ पर, हम खुद ही एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, और स्क्रिप्ट में सिर्फ पंच डायलॉग ही होता है। जैसे कि पहले जो हम डायलॉग सुने थे, जो हमको मन को छुआ था, यस सर। वही डायलॉग को हम कलेक्ट करते हैं, एक ओके साथ सर। कलेक्ट करके सारी डायलॉग को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो तालियां आता है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी तालियां आता है। अरे दैट्स ग्रेट सर। सो सर हाउ डू यू मैनेज योर NCC, academics, daily life and mono acting all together? अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो जो मोनो एक्शंस होता है वो साल में एक फेस्टिवल के रिलेटेड होता है। ओके कोई सर। भी फेस्टिवल आ गया यस तो सर। स्टेज प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम में हम मोनो एक्शन करते हैं। जैसे कि कॉलेज का फंक्शंस होता है, यस सर। और पूजा वगैरह, दशहरा, दिवाली, इसमें स्टेज शो वगैरह होता है। तो सिंपल NCC की बात करूं तो अभी NCC मेरा लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है। अगर मैं स्टडीज़ को 50% दे रहा हूँ तो Yes. NCC को भी मैं 50% दे रहा हूँ। तो स्टडी और NCC इक्वली मेरे लाइफ में रोल प्ले कर रहा है अभी। तो एकेडमी में भी कभी कभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कभी NCC के वजह से, पर NCC क्लास ये तो कभी मिस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो बोलते हैं सुकून मिलता है रात में, जब हम सोचते हैं कि हाँ आज क्लास हुआ था, आज Yes, ड्रिल sir. हुआ था, तो रात में एक सुकून सा फील होता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ तो अच्छा किया, Yes, sir. कुछ तो प्रिपेयर किया, कुछ तो चेंजेस किया अपने अंदर। Yes, sir. तो NCC अभी मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो एकेडमी भी सेम ही चल रहा है। मैं अभी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में स्टूडेंट रहा हूँ, अभी मेरे लास्ट ईयर है, Yes, sir. अभी 5th सेमिस्टर आने वाला है। तो 5th सेमिस्टर बाद में होगा, पहले EVSB कैम्प चलो, दिल्ली में अपने उड़ीसा को रिप्रेजेंट करो। Yes, पहले sir. EVSB कैम्प में एक भारत श्रेष्ठ भारत, अपने भारत को श्रेष्ठ बनाओ।
अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करो, Yes, sir. उसके बाद एकेडमिक देखेंगे. That's great, sir. So, sir, moving towards rapid fire questions. Okay. तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके दिमाग में जो भी सबसे पहले आता है आप बताना. ठीक. So, sir, my first question is early morning PT or late night studies? Obviously early morning PT. So, sir, describe IGC RDC in one word. Very challenging and memorable. Sir, your go-to source of motivation in tough time. मोटिवेशन मैं सब कुछ अपना अपने भगवान जी जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ देता हूँ. जो होगा देखा जाएगा, सब आपका. Best friend of your NCC unit. माई सीनियर सुब्रजीत सीनियर अभी पिछले साल आरडीसी में कंटीजेंट कमांडर रहा है. Sir, one similarity, one difference in Delhi Directorate and Odisha Directorate. अगर डिफरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली उड़ीसा के कल्चर, उड़ीसा के खाना, हमारे जगन्नाथ जी को हम पिछले 5-6 दिन से मिस कर रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट है. तो अगर मैं सिमिलैरिटी के बारे में बात करूं तो वहाँ पर जो हमको मिलता था, मतलब हम पापा मम्मी को छोड़ के आए घर पर, यहाँ पर पीआई स्टाफ्स और सीनियर्स पाए पापा मम्मी के थ्रू. तो वहाँ पर जो हमको मिलता था डेली बेसिस पे, जो अफेक्शंस, जो लव यहाँ पर सेम ही मिल रहा है. सारे कैडेट्स, सारे सीनियर, सारे पीआई स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं और सबको मैं बोलना चाहूँगा कि वी लव यू. Sir, any message for upcoming cadets in NCC? ऑब्वियसली जो अपकमिंग कैडेट्स हैं, मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि एनसीसी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनों को रिप्रेजेंट करने में, बाहर कंट्रीज़ में, बाहर स्टेट में. और एनसीसी आर्मर्ड फोर्स का एक पार्ट है. और अगर आप आर्मर्ड फोर्स या एयरफोर्स या किसी भी पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो एनसीसी में पहले ज्वाइन करो, क्योंकि एनसीसी आपको कुछ हेल्प करता है. बी एग्ज़ाम, सी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प करता है आर्मर्ड फोर्स में ज्वाइन करने के लिए. और उसके बाद एनसीसी एक एन्जॉयबल लाइफ है. अभी मैं लास्ट ईयर में रहा हूँ, तो मैं अभी पिछले 2-2.5 साल को मिस कर रहा हूँ. अभी मेरे को जब भी मैं याद करता हूँ ना कि 2-2.5 साल हो गया, तो मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है. रियली एनसीसी वाज अमेजिंग, एनसीसी वाज मेमोरेबल एंड एनसीसी इज़ फैंटास्टिक. Sir, it was a great privilege to have you. Thank you, sir, for giving your precious time to us. थैंक यू सो मच. Jai Hind.